नमस्कार दोस्तों। आज हम समाचार 9 की स्टूडियो में एक बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर कांग्रेसी नेता ऐसे तानाजी लक्ष्मण घाग के साथ हैं। तानाजी लक्ष्मण घाग जो आज के समय में एक कांग्रेसी नेता हैं। तो ये तानाजी घाग जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को इतना प्रेम करते थे और उन्होंने संकल्प लिया कि जिस दिन जब काउंटिंग हो जाएगी और अटल बिहारी वाजपेयी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं अपनी दाढ़ी का मुंडन नहीं कराऊंगा। और उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री के शपथ ली अटल बिहारी वाजपेयी ने, इन्होंने अपने दाढ़ी का जो हमारे इसमें बोलते हैं मुंडन कराया और उसके लिए एक विशेष करके जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका कौतुक भी किया और उन्हें स्पेशल पत्र भी लिखा। आइए हम जानना चाहते हैं कि ये विचार और ये उनके प्रति लगाव और प्रेम कैसे उनके मन में जागा। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बहुत ही बढ़िया नेतृत्व था। मैं उनको बहुत प्यार करता था क्योंकि वो एक कवि थे, वो शायर थे, वो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले एक नेता थे। उनकी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। अभी तो व्यापारियों की पार्टी हो चुकी है। इस विषय पे मैं क्या बोलूं, लेकिन हमने संकल्प किया था, कम से कम 2 साल दाढ़ी बढ़ाई थी। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉमन मैन, मुंबई का कॉमन मैन क्या क्या कर सकता है कि मैं अपनी माँ से प्यार कर सकता हूँ, अपने बहन से प्यार कर सकता हूँ, परिवार से प्यार कर सकता हूँ, मैं इस देश से प्यार कर सकता हूँ। और प्यार करते समय कुछ तो देना है, संकल्प करना है। हर साल हम संकल्प करते हैं। तभी मैंने संकल्प किया था कि अटल जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक दाढ़ी नहीं निकालेंगे। और ये न्यूज़ वहां तक कैसे पहुंची मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका पत्र आया था कि अब हम प्रधानमंत्री बन चुके हैं सर, आप दाढ़ी निकाली है। तो हमने पवई की तालाब में जाकर दाढ़ी निकाली थी। तो सर, जैसा आपने उस समय दाढ़ी बढ़ाने का संकल्प लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, पर अभी भी आपने दाढ़ी बढ़ा के रखी हुई है, इसके पीछे आप पिछले 2.5-3 साल से मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे सिस्टम से बाहर निकला वैसे बहुत दुखी हूँ, क्योंकि बाहर पर देख रहा हूँ कॉमन मैन के बहुत हाल हो चुके हैं, जीना हराम हो चुका है। सामान्य आदमी मतलब जीएसटी सीएसटी दुनिया भर के टैक्सेस और जैसे कोरोना काल में और परेशानी हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये इसका कारण क्या है। तो अब जब कारण देखा तो उसके कारण है कि राजकीय इच्छा शक्ति, और राजकीय शिक्षा यहाँ के लोगों का नौकरी जाना, नौकरी नहीं मिलना। और ये इसका बेस कारण है कि ये जो इस समय की केंद्र में सरकार है वो, और केंद्र में सरकार चलाने वाले 2-3 जो मेन चलाने वाले, बहुत कितने नेता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2 हमें सामने दिखते हैं। उसमें से एक नरेंद्र मोदी साहब है और दूसरे अमित शाह साहब है। अब मुझे लगा कि मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, जब तक ये नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब की सरकार जब तक इस हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर नहीं आती और हमारी इंडिया आघाड़ी की सरकार नहीं आती, तब तक मैं अपना संकल्प फिर एक बार कर लिया हूँ। और अभी इस संकल्प को लेकर मैं एकदम निश्चित हूँ कि मैं दाढ़ी नहीं निकालूंगा। मैं और कुछ नहीं, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, मैं कोई कांड नहीं कर सकता, मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैं अपने ऊपर वाले को प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सुननी है तो 2024 में इनकी सरकार बर्खास्त हो, मेरी दाढ़ी निकाले। नहीं तो 2029 तक इंतजार करेंगे, जब तक ऊपर वाला चाहे तब तक इंतजार करेंगे। लेकिन ये मेरा संकल्प है। लोग बोलते हैं कि चाणक्य का संकल्प था, हम चाणक्य तो है नहीं, हम तो एक कॉमन मैन है, मुंबई का है। तो ये है उत्तर मुंबई लोकसभा के चाणक्य। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए जब तक वो सत्ता में रहेंगे और सत्ता में जाने के बाद आप दाढ़ी निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया है और आज आप देखने जाएंगे तो कल उनकी बहुत बड़ी रोड शो यात्रा भी निकली है और काफी जनसैलाब था। तो आपका जो दाढ़ी के प्रति प्रेम है कि मतलब ये बस ये सत्ता उनकी रहे और आपकी दाढ़ी न निकले, ये सोचकर आपने निकाल रहे हैं? नहीं। क्या ऐसा कुछ सोच कर रखा आपने? इस विषय में मैं एक थोड़ी अलग कमेंट करना चाहूंगा। दाढ़ी तो मैंने जब तक वो नहीं निकाल, सत्ता से बाहर जाते तब तक दाढ़ी निकालूंगा ना, ये अपना संकल्प है। इसके लिए कोई राजकीय या कोई ये नहीं, मैंने अपने आप को तकलीफ दे रहा हूँ, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। ये दाढ़ी निकाल दूंगा तो मैं खूबसूरत लग सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं, इसलिए रखना मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ तब। लेकिन कल की रैली के बारे में आपने बताया, वहाँ घाटकोपर में इतना बड़ा पेंडॉल गिर चुका है, वहाँ कम से कम 14-15 लोग मर चुके हैं। एक इमोशन नाम की चीज होती है,
मेरे घर में, मेरे आसपास में कोई मैयत होती है तो हम अपने घर में खाना नहीं जाता है। और अगर इस तरह से जलसा मना रहे, जलवा मना रहे और उसके बावजूद अगर 400 का पार का धोखा दे रहे और उसको अगर चुनकर दे रहे, तो उनको मैं क्या बोल सकता हूँ अंधभक्तों को। एक लेमैन होने के नाते मैं आपको बताऊंगा, घाक साहब आप दाढ़ी में वाकई बहुत हैंडसम लगते हैं। आप दाढ़ी से प्रेम करिए, दाढ़ी आपको अच्छी लगती है और मुझे लगता है लोग भी आपको दाढ़ी में प्रेम करेंगे। नहीं, लेकिन जब दाढ़ी में प्रेम करते हैं ठीक है, लेकिन ये जो संकल्प है ये सिर्फ उनके लिए है। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है और सब लोगों को मुझे दाढ़ी में देखना अच्छा लगता है तो मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मोदी साहब जाएंगे तो आपके ही चैनल पर फिर आके बोलूंगा धन्यवाद मुंबईकर, धन्यवाद महाराष्ट्र, धन्यवाद इंडिया। तो सच कहें कि आज के इस परिदृश्य में ऐसे भी लोग हैं जो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते लेकिन खुद बदल सकते हैं। कहीं न कहीं से शुरुआत होनी करनी पड़ती है। स्टार 9 हमेशा समाज में और समाज के लोगों को व्यक्ति विशेष को लेकर के नई-नई जागरूकता और नए-नए संदेश देने का काम करती है। आज हमारी स्टूडियो में तानाजी लक्ष्मण घाक जी उपस्थित हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि खासकर इस जिस तरीके से लोकशाही, लोकतंत्र की हत्या करने के प्रकार चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि हम 400 पार करें, संविधान के ऊपर अटैक करने की भाषा हो रही है। इसको अगर हमें रोकना है तो हमें इंडिया आघाड़ी को जिताना बहुत जरूरी है और इंडिया आघाड़ी के प्रतिनिधि और महाराष्ट्र से ये सशक्त प्रतिनिधि करके वर्षाताई को जिताना जरूरी है। आपने कहा कि मैंने काफी बार सुना है कि संविधान बदलना चाहते हैं। ये ऐसा ये जो भ्रम, ये भ्रम नहीं है, ये फैक्ट है। क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पहले जुमले छोड़ देते हैं और बाद में वास्तविकता में लाते हैं। ये पूरा देश जानता है कि ये संविधान बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ उनको 400 पार की आघाड़ी देकर इसको अस्तित्व में लाना है। यहाँ के माइनॉरिटी है उनको खत्म करना है, यहाँ के बहुजन है उनके गले में फिर मटका बांधने की उनकी चर्चा है। और ये हमने सुना भी है, हमारे कई मित्र जो है बीजेपी में है जिनके पास भी हमने चर्चा की, तो वो हम चाहते नहीं है लेकिन वो भी वही कर रहे हैं कि जो आरएसएस का जो फंडा है, क्योंकि 1925 से उनकी ये प्रक्रिया शुरू है। 1947 में उन्होंने अपना रूप दिखाया था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद से आज तक उन्होंने ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करते करते 2 से 300 तक से 2 कैंडिडेट उनके उम्मीदवार थे जिसको लेकर आज 302 या 305 तक चले गए। और ये चाहते गठबंधन हो, तोड़ मोड़ मरोड़ करके ये अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं और इस अस्तित्व में हमारे लोकशाही की हत्या होने वाली है। से लेकर जो भी यहाँ कॉमन मैन की तकलीफें थी, वो सारी कॉमन मैन की तकलीफें उन्होंने हमारे ऊपर लाद के रखी है। अब इसको अगर परिवर्तन में बदलेंगे नहीं, जब तक इंडिया आघाड़ी की सरकार नहीं होगी जिसमें राहुल जी का जो सपना है वो साकार नहीं होगा। और हमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा से कोई इशू नहीं, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संविधान और लोकशाही के शत्रु है हमारे लिए, उनके बारे में हमारी शिकायत है। उत्तर मध्य मुंबई से उनके पिताजी थे एकनाथराव गायकवाड़ साहब, हमारे लोक नेता थे। वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन से एक समय में जीत कर आए थे। उनका रहने का ठिकाना था विक्रोली, लेकिन अभी अगर वो प्रतीक्षा नगर में भी चली गई है तो मुंबई प्रदेश की अध्यक्षा है। और मुंबई प्रदेश में कांग्रेस ने इतना बड़ा जस्टिफाई किया है कि मुंबई की पहली महिला प्रदेश अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ है, और जिसको कहीं भी मुंबई के कोई भी कोने से लड़ सकती है। और मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र की मिनिस्टर भी रह चुकी है, उनके सारे प्रॉब्लम्स मालूम है। और हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ता है यहाँ जो उनके साथ है और जो उनको लड़ाकर जिताकर लाने वाले हैं। रहा सवाल मेरा, तो मैं 1994 से लेकर 2002 तक इसी साकीनाका में रहता था, कुर्ला विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रहता था, और कुर्ला चुनाव विधानसभा क्षेत्र के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी मुझे मालूम है। अब मुझे मालूम है कि यहाँ की क्या समस्या है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बदलता जा रहा है। उस समय अगर हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, अगर यहाँ की कोई समस्या लेकर कोई भी कार्यकर्ता अगर उनको लगा कि ताई तक पहुंचते नहीं, हमें बोल दीजिए, हम जिम्मेदारी लेते। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वर्षाताई के पास
अगर यहाँ का चुनाव जीतने के बाद कोई भी इस कुर्ला विधानसभा चुनाव क्षेत्र का, जैसे तो नसीम भाई एकदम खंदा नेतृत्व है हमारा, नसीम भाई सारे प्रॉब्लम सॉल्व ही करेंगे। लेकिन हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय न रहते हुए भी हम आपको कमिटमेंट करते हैं कि अगर वर्षाताई को जिता कर देते तो यहाँ की कोई भी समस्या को लेकर मुंबई प्रदेश कांग्रेस में आ जाए, तो मैं तो असंगठित कामगार के लिए काम करता हूँ और ये पूरा इलाका जो है वो असंगठित कामगारों का है। मैं वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग यहाँ हजारों लाखों लोग हैं, तो मैं उनको भी अपील करता हूँ कि आप जुड़ जाइए। और अगर कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, व्यापारी का हो या छोटे लेबर का हो, तो उसके लिए हम ताई के पास जाएंगे और ताई से समस्या लेकर जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ताई एकदम जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। वो नेता, वो लीडर वगैरह बाद में, लेकिन सबसे पहले वो लोगों की प्रॉब्लम को समझती है, लोगों के प्रॉब्लम को ड्राफ्टिंग करती है और ड्राफ्टिंग करके प्रशासन के साथ संवाद करते हैं। संवाद करके प्रॉब्लम नहीं हुआ तब हम आंदोलन करते हैं। तो अभी आपने को नसीम खान भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों देखा गया है कि कांग्रेस के शीर्ष जो लोग थे, यहाँ के लोगों का कहना था कि खासकर उत्तर भारतीय समाज, अल्पसंख्यक समाज, यहाँ से के जो नाम की चर्चा चल रही थी, नसीम खान की चल रही थी। जिस नाते उन्होंने क्या किया था, उनको स्टार प्रचारक बनाया था, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और उनमें काफी नाराजगी चल रही थी। तो उस विषय को लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, नाराजगी, हम सामान्य कार्यकर्ता सब बांधिल की रखते हैं, इसीलिए। और नसीम खान साहब ने भी अभी क्लियर कट बोल दिया है कि मैं वर्षाताई को जिता के दूंगा। इवन वर्षाताई ने धारावी के एमएलए होने के बावजूद अनिल देसाई साहब को कमिटमेंट किया है कि ज्यादा से ज्यादा वोट मैं मेरे धारावी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से दूंगा। तो ये हमारा इंटरनल ये है। और रहा सवाल, थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है घर में भी, जब 4-5 भाई होते तो भाई बहन होते तो उनमें भी नाराजगी हो जाती है। खैर, अभी खान जी ने अपने जो उनकी जो तकलीफ थी वो लोगों से मिलकर दूर कर ली है। अब वो शायद उनके साथ प्रचार भी कर रहे हैं। 100%। तो आप उनके साथ प्रचार 100% हो रहा हूँ मैं। इसीलिए मैं ये आपके चैनल के ऑफिस में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी यहाँ के लोगों के साथ बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है। कई लोगों ने मुझे पिछले 10 दिन से फोन आ रहे थे, अरे आइए साहब, एक बार, आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन कम से कम लोगों के साथ जुड़ तो जाइए। नसीम साहब है, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष है, यहाँ के तालुका अध्यक्ष है, यहाँ जिला अध्यक्ष है, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। शिवसेना के सारे पदाधिकारी जो दिलो जान से काम कर रहे हैं। तो जैसे देखा है कि आपका जो झुकाव लगाव उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र से काफी रहा है, तो आप अपनी नजर में क्या देखते हैं, क्या बदलाव खास करके इस लोकसभा क्षेत्र में लाना चाहते हैं? इस लोकसभा क्षेत्र में ये, जैसे ये मैंने शुरू में बताया, ये जो है माइनॉरिटी और दलित या बहुजन बस्ती है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें सामान्य लोगों का जीवन जो है एकदम सुकर हो, यही मैं चाहता हूँ। तो धन्यवाद घाघ साहब। जैसा कि आपने देखा, समाचार 9 हमेशा ऐसे विषयों को उठाती है जो समाज में जागरूकता लावे और सही संदेश देवे। आज हमने देखा कि तानाजी लक्ष्मण घाघ जी ने यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित अपने पुराने अनुभव और नया वो क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि उनका इस लोकसभा क्षेत्र से काफी पुराना रिश्ता रहा है, जुड़ाव रहा है, लोगों को जानते हैं, तो उनकी समस्या और इनकी और की कुछ तकलीफें हैं, वो उनके हिसाब से वो दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन शकील के साथ, समाचार 9 मुंबई।